नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बाहरी दिल्ली के नरेला में डीसीसी बस ने दो भाइयों को कुचल दिया, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बाहरी दिल्ली के नरेला में डीसीसी बस ने दो भाइयों को कुचला, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल है। नरेला में जाम की समस्या की वजह से हुई दुर्घटना। डीसीसी ड्राइवर हिरासत में, घायल बच्चे का पांव टूटा। बाहरी दिल्ली में महज 24 घंटे के भीतर ये दूसरी घटना है जब बस से कुचले जाने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। घटना बाहरी दिल्ली के नरेला की है, जहां डीसीसी बस से कुचल जाने की वजह से 10 साल के बच्चे युवराज की मौत हो गई, जबकि 14 साल का बच्चा तुषार घायल हुआ। शुक्रवार देर शाम जब ये तुषार नाम का 14 साल का लड़का अपने 10 साल के छोटे भाई के साथ बाजार से सब्जी लेकर लौट रहा था, स्थानीय लोगों की माने तो डीसीसी बस की चपेट में बच्चे आए, जिसके बाद एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को अपने कब्जे में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन बच्चे की मौत की वजह से एक बार फिर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्यक्त है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अपना तुषार क्या हुआ था? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप लोग? मैं अपने पापा के साथ जा रहा था मंडी में सामान लेने, मैं और मेरा भाई। हम फिर वहाँ से एक डीटीसी बस आ रही थी, आते वक्त उसने हमें हिट किया और फिर हम गिर गए। फिर उसके बाद नहीं पता नहीं क्या हुआ। तो डीटीसी बस से जैसे आपको चोट लगी, आप लोग बेहोश हो गए, फिर क्या हुआ? फिर नहीं पता मुझे। आपकी तेज चल रही थी क्या काफी डीटीसी बस? हाँ, स्पीड में थी। स्पीड में थी बस, स्पीड में थी। भीड़ की वजह से मंडी में भी जाम रहता है वहाँ पर। बोलो। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 14 ईयर। और आपके भाई की? भाई क्लास में 7। भाई 7 साल? 10 साल का। क्या नाम था उसका? युवराज। ठीक है, ठीक है। स्कूल में पढ़ते हो? आप स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 9th। ठीक है बेटा। किसी से एक्सीडेंट में दो बच्चे आए थे, क्या जानकारी है और क्या कंडीशन है? एक्चुअली देखिए 8 बजे के अराउंड एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर दो बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था डीटीसी की बस के साथ। उसमें से एक जो 10 साल का बच्चा था युवराज नाम का, उसको यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया था। उसकी शायद रास्ते में या वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। और जो दूसरा बच्चा आया था वो थोड़ा घायल था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। उसको यहाँ पे जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है उसको देके हमने उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ बताया जा रहा था? जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई डीटीसी की बस ने उसे टक्कर मारी थी बच्चे को, और उनसे एक्सीडेंट हुआ था। परिचय अपना ही कर दीजिए। मैं डॉक्टर विक्रम हूँ। आई एम यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के अंदर। आई एम राइट नाउ आई एम कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर एंड आई एम ए सर्जन ऑल्सो। थैंक यू। दिल्ली से यामीन शाह की। शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए अब सरकार टाउन प्लान को बहाल करेगी। नगरीय विकास विभाग ने टाउन प्लान को बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए अब सरकार टाउन प्लानर को बहाल करेगी। नगर विकास विभाग में टाउन प्लानर को बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी टाउन प्लानर की बहाली करने पर सहमति दे दी है। नए बहाल किए जाने वाले टाउन प्लान को विभिन्न नगर निकायों एवं विभागों के टाउन प्लानिंग सेल में रखा जाएगा, ताकि शहर के विकास के लिए योजना बनाने और लागू करने में सुविधा हो। मालूम हो कि पहले टाउन प्लान की नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से कराने की तैयारी की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से अब टाउन प्लान की सीधी नियुक्ति विभाग स्तर पर से की जाएगी। सभी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। नगर विकास सचिव अरुण कुमार ने विभागीय पदाधिकारियों को टाउन प्लान की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। महोबा के थाना श्रीनगर क्षेत्र में ग्राम लुसेड़ी में ग्राम पंचायत सदस्य का दिन दहाड़े अपहरण होने की खबर से जिला पुलिस में सनसनी मच गई। महोबा के थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम लुहाड़ी में ग्राम पंचायत सदस्य का दिन दहाड़े अपहरण होने की खबर पर जिले की पुलिस में सनसनी मच गई है। पीड़ित की पत्नी ने पुलिस को सूचना देकर गांव के पूर्व प्रधान सहित 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। 8 घंटे बाद अपहरणता को मुख्यालय से प्राप्त किया। पुलिस इस मामले को ग्राम पंचायत में लामबंदी बता रही है। महोबा के ग्राम लोहाड़ी में शनिवार के दिन ग्राम पंचायत समिति के होने वाले चुनाव में प्रधान और पूर्व प्रधान माखन सिंह के मतभेद के चलते ग्राम में 17 सदस्यों में से
रामपाल को पूर्व प्रधान मलखान से उस समय अगवा कर लिया जब उसने अपने खेत में पानी लगा रहा था। पति के अपहरण की खबर लगते ही पत्नी हरकुंवर और उसका भाई हेमराज थाने पहुंचे और रामपाल के अपहरण को लेकर मलखान यादव सहित 4 लोगों के खिलाफ तहरी दी। क्या घटना हो गई तुम्हारे पति के साथ? ये पकड़ लेगा अभी। वो पकड़ लेगा? ये भी साहब कौन साहब? ठक्कू को लाया। कौन है ये? यादव है। काय पकड़ लेगा? ये मेमबाई पे भी। मेमबाई पे भी। तुम्हारे पति मेंबर होती का? अबे ने अपने गाँव कर लो। हैं? हाँ कहाँ उठा के ले गए घर से? हाँ हाँ से ले गए, हमें पता ही नहीं हुआ। और हमारे भाई को ले गया, पकड़ के सिंचाई कर रहे थे, मेंबर बने थे। मेंबर बनने के बाद में कह रहे थे कि हमारे संग चलो। हम ना जाना काऊ के संग है, तो बोले कि हम मार डालें तुमको। तो रात में सिंचाई कर रहे थे तो सुबह उठा कर ले गया, उसको पता ही नहीं पड़ा है। तो जब एक आदमी मजगुआ का पत्ती साइकिल लेके आया, जब उसने बताया कि तुम्हारे उसको लेके आया है, तो फिर हम उसको ढूंढने लगे, मिला नहीं है, फिर हम यहाँ चले आए थाने। तो अपहरण कर लिया साहब सिंह ने आपके भतीजे का? हाँ। साहब कौन है? ठक्कू का लड़का। क्या कर लिया साहब सिंह ने आपके भतीजे का? पकड़ के ले गया, पता है, लापता है। प्रधान रहे? हाँ हाँ, प्रधान था, पहला पुराना प्रधान था। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रामयश सिंह और सीओ चरखारी समर बहादुर मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी मलखान के पुत्र मूरत यादव को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस अपहरण ग्राम पंचायत सदस्य की तलाश में जुट गई है। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने अपहरणता ग्राम पंचायत सदस्य रामपाल को महोबा से सकुशल बरामद कर लिया। पीड़ित की पत्नी और भाई का आरोप था कि रामपाल को कल से चुनाव की जगह से अपहरण किया गया ताकि वह ग्राम प्रधान के पक्ष में वोट न कर सके। पुलिस द्वारा बरामद हुए रामपाल ने बात कर सबको चौंका दिया कि उसे पूर्व प्रधान मलखान का पुत्र साहब सिंह अपनी बाइक से उसे उस समय महोबा ले गया जब वह अपने खेत में काम कर रहा था। पुलिस ने उससे संपर्क किया और मुझे यहाँ ले आई। इसमें अपहरण जैसी कोई बात नहीं है। पुलिस द्वारा रामपाल के मिलते ही पुलिस ने राहत की सांस ली। सीओ चरखारी समर बहादुर ने बताया कि मामला अपहरण का नजर नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं ग्राम में पंचायती लंबित का ये मामला है, फिर भी इसकी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर गए हम कुआ पे गए तो अपनी ढलाई कर लगे, फिर रात भर वहीं पड़े रहे और फिर आए थे हम खाए खा साइकिल से। फिर साहब आए, साहब प्रधान जी की साहब वजन जी सो बोले के चलो खाए चलो। हमने कहा बोले तुम्हें खा लो चल ले। सो उनने हमें जैसे ही बैठाओ तो मोटरसाइकिल पे से गाड़ी पे बैठा नाम हो वहाँ ले आए। प्रधान जी अपहरण करके ले गए, क्या सच्चाई है उसमें? हमें कछु नहीं है, घाय होते भोजन कराए बस इतना। अपनी पत्नी को तलाक क्यों नहीं दी? पूरा प्रशासन परेशान हो रहा है। तो पता हमारे लोगों को कछु है तो कैसे बता दी? हम तो पहले ही थे हमें घाय खबर करने। तो आप अपनी मर्जी से गए थे उसके साथ? हैं? आप अपनी मर्जी से गए थे? अपनी मर्जी से कहा गए उसे। हमने कही लोग वाले भी लोग ले आए थे। ये अपहरण की बात आई थी सामने, फिर सूचना पे जिन लोगों पे आरोप लगाया गया था उनको बुलवाया गया। उन लोगों ने कहा था वो हमारे यहाँ काम करता है और हमारे पास आया है, कोई अपहरण जैसी बात नहीं है। और जो सूचना मिली हमारे संज्ञान में भी आया और उन लोगों ने लाके मुलजिम वो उस व्यक्ति को दे दिया। बाकी आप लोगों ने व्यक्ति से बात की है, जैसा वो बता रहा है कि हमारी साइकिल घर भिजवा दी गई, हम चले गए, खेत में काम कर रहे थे। तो अपहरण जैसी कोई बात नहीं थी, ऐसी आपसी ग्राम प्रधानी की पार्टी बंदी जैसी बात लग रही। बाकी जांच से जो कार्रवाई होगी करी जा रही। जिन लोगों ने इनको लिवा के गए थे कौन लोग? ये गांव के पूर्व प्रधान हैं, उन्हीं के बच्चों के नाम ले रहे थे। क्या ये सपा के नेता है क्या? अभी ये पता हमने ये नहीं पता कि ये सपा के नेता है, पता नहीं। महोबा से इजराइल। रविदारिया पर बने रंजीत सागर डैम की झील पर हाईटेक केबल पुल बनकर तैयार हो गया है। यह पुल पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों को आपस में जोड़ेगा। रविदारिया पर बने रंजीत सागर डैम की झील पर बना हाईटेक पुल, यह पुल पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों को आपस में जोड़ेगा। इस पुल के तैयार हो जाने से 170 किलोमीटर की दूरी कम होकर 12 किलोमीटर रह जाएगी। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पार्किक ने किया पुल का शुभारंभ। रविदारिया पर बने रंजीत सागर डैम की झील पर हाईटेक पुल
बनकर तैयार हो गया है। यह पुल पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों को आपस में जोड़ेगा। इस पुल को तैयार हो जाने से 170 किलोमीटर की दूरी कम होकर 12 किलोमीटर रह जाएगी। इस इलाके में रवि दारिया के एक किनारे पर पंजाब और जबकि दूसरे किनारे पर जम्मू कश्मीर पड़ता है। इस पुल के बन जाने से दोनों राज्यों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के बांसवाड़ी, भद्रवाल, किश्तवाड़ा, उधमपुर और श्रीनगर जाने के लिए अब हिमाचल के डलहौजी, चंबल, धर्मशाला और मनाली के टूरिस्टों को पठानकोट होकर वाया लखनऊ जाने की जरूरत नहीं होगी। अब वह सीधे पंजाब के कस्बा दुरेना से बसोली होकर जा सकेंगे। इस पुल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। भारत के रक्षा मंत्री मोहन पार्किंग ने इस पुल का आज शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुल बने, ऐसा सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, इसलिए इस पुल का नाम अटल सेतु रखा गया है। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल दलजीत सुहाग भी उनके साथ थे। हमारे यहाँ ना पुल बनने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तूफान वगैरह होता था, तब हमें बुजुर्ग जाने को बड़ा मतलब डर वगैरह लगता था। इससे हमें बड़ा फायदा, हमारे रोजगार में बढ़ावा होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाई में भी बढ़ावा मिलेगा। संपर्क में रहेंगे हर किसी के, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी जा सकते हैं हम। सर हमें तो बहुत फायदा होगा, हमारे रोजगार में भी थोड़ा बढ़ावा आएगा और हमारे बच्चों का होगा फ्यूचर जो राइट है। ऐसे बसोली में कोई सहूलत नहीं थी, अब तो काफी सारी सहूलतें हो गई, हमें बहुत सारा। पठानकोट से दीपक। फरीदकोट में एक के बाद एक भ्रूण हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। फरीदकोट के सोसाइटी नगर में गुजरते गंदे नाले में एक के बाद एक पिछले 3 महीने में 2 बार नवजात बच्चों का शव मिला है। फरीदकोट में एक के बाद एक भ्रूण हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। फरीदकोट के सोसाइटी नगर में गुजरते गंदे नाले में से एक के बाद एक पिछले 3 महीने के दौरान 2 नवजात बच्चों के शव मिल चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इनके वारिसों या कातिलों को ढूंढ नहीं सकी है। 5-7 मिनट पहले तला मिली सी कि कोई बच्चा जी लाश हो पई है, नवजात बच्चे की। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਲੇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੜਕੀ? ਲੜਕਾ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। फरीदकोट से जगतार दोसंज। बिजली विभाग के दफ्तरों में अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है। विभाग की ज्यादातर अपनी ही गलती के कारण लोग परेशान होते हैं। बिजली विभाग के दफ्तर में अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है। विभाग की ज्यादातर अपनी गलतियों के कारण लोग परेशान रहते हैं, जिससे विभाग हमेशा ही अपनी गलतियों के कारण मजाक का पात्र बना रहता है। लोगों की परेशानी का कारण बिजली विभाग में ठेके पर काम कर रहे लड़के हैं, जो अपना काम पूरी लगन से नहीं करते और काम में लापरवाही दिखाते हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जिला गुरदासपुर के शहर दीनानगर में, जहां बिजली विभाग के स्पॉट बिल्डिंग कर्मचारियों ने 2 घरों का बिल इतना भेज दिया कि जिसको देखकर घर वालों के होश उड़ गए। बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही नहीं देखी होगी कि पिछले 2 साल से बंद पड़े घर जिसकी कोई रीडिंग नहीं है, विभाग की तरफ से उस घर का बिल 3,90,340 रुपए भेज दिया गया और दूसरे घर का बिल 2,72,350 भेज दिया गया, जबकि उस घर का पिछला बिल भी विभाग की तरफ से नहीं दिया गया, जो कि घर वालों ने भर दिया था। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी मीटरों का बिल भी घर पर देकर नहीं जाते, वो गलियों में लगे मीटरों के बॉक्स में ही मीटर के बिल फेंक के चले जाते हैं, जिसके कारण बिल के पैसे जमा करवाने में देरी हो जाती है और उनको जुर्माने के साथ बिल देना पड़ता है। पिछले वारी सानू बिल नहीं मिले बिजली का, पिछले वारी जिसले हुण ऐतकी सानू बिल नहीं मिले, ऐतकी नैट दे उत्ते चैक किया तो साडा 2,72,350 रुपये बिल, तो साडा बिल देख के टइये फुल गए कि सानू सारे इलाके दे ही बिल पाते हैं इन्होंने। बिजली विभाग के अगे अं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जरा अपने ठेकेदार जोड़े रखे दे इन्होंने मुड़े जोड़े बिल कटते हैं वो बिल घर के पजान। ये अनगैली करके लोगों का 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया बिल आता। बिजली विभाग को चाहिए कि इन्होंने खिंची दा बिल समस्या बिल की देखो ना जी, साडा तो मिनीमम चार्जेस जोड़े आने चाहिए वो नहीं आने चाहिए है ना। मीटर तो बंद पिया
ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਨੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 3,90,000 ਅਮਾਉਂਟ ਪੇ 3,90,340 ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਦੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ। ਸਰ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬਿੱਲ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੌਟ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੌਟ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 2 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੀ ਆ, 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ नहीं सर बल्कि ट्रेनिंग स्टाफ नहीं है कोई ऑलरेडी +2 का। फरीदकोट रेलवे पुलिस की तरफ से कोटकपुरा रेलवे स्टेशन पर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो पंजाब के बाहर से नकली देसी घी लाकर फरीदकोट जिले में महंगे दामों पर बेचता था। फरीदकोट रेलवे पुलिस की तरफ से कोटकपुरा के रेलवे स्टेशन पर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो पंजाब के बाहर से नकली देसी घी लाकर फरीदकोट जिले में महंगे भाव पर देसी घी कहकर बेचता था। रेलवे पुलिस की तरफ से पकड़े गए दोषी के पास 70 किलो के करीब देसी नकली घी बरामद किया गया है। पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ। ਬਿਕਾਨੇਰੋਂ। ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਪਾ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ? 1500 ਜੀ ਇਹ ਪੀਪਾ ਜੀ। 1500 ਦਾ ਪੀਪਾ। ਤੇ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? 1500 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ? 1400 ਦਾ ਪੀਪਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਇਹਦੇ ਟਿਕਟ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ? 150 ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਐ ਤੂੰ ਵੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ 2-250 ਨੂੰ ਦਾ ਡੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਘਿਓ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਦੌਰਾਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਘਿਓ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਘਿਓ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई होगी। फरीदकोट से जगतार दोसंजी की रिपोर्ट। फरीदकोट के साथ लगते कस्बा जेता में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मां बेटी ने अपने को गोली मार ली। फरीदकोट के साथ लगते कस्बा जेतों में उस समय सनसनी फैल गई
जब जेतो के चेन रोड पर रहने वाले एक जीआरपी के हेड कांस्टेबल के घर में उसकी लड़की की तरफ से पहले खुद को गोली मारी और उसके बाद लड़की की मां ने भी खुद को गोली मार ली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लड़की ने मारी खुद को गोली, उसके बाद मां की तरफ से भी अपने आप को गोली मारकर अपनी जान देने की कोशिश की गई। घटना का कारण पता नहीं लग सका। पुलिस जाँच में जुटी है। इस दौरान दोनों को ही पहले जेतो और उसके बाद फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। वहां डॉक्टरों की तरफ से उन दोनों की हालत को गंभीरता से देखते हुए फरीदकोट के लुधियाना रेफर किया गया। सर ये सारा मामला की है जी डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के जैतो पुलिस स्टेशन के कचैना रोड से पहला लड़की ने अपने फैर मारिया, पता लगा उस बाद उसकी माता ने फैर मारिया। सानू पता लगा असीं मैडिकल कॉलेज फरीदकोट आए हाँ। हुण इत्थे आण के सानू सिचुएशन का पता लगा भी उन्होंने मावां धीआं दोनों नूं DMC मैडिकल कॉलेज रैफर करता। लड़की स्टूडेंट है जी, पढ़ती है? हाँ स्टूडेंट पता लगा जी। फायर कितने वजे जी? दोनों छाती से लगी। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ 32 ਬੋਲ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ? ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? उम्र करीब 19 साल होंगे। फरीदकोट से जगतार दोसंजी। करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी मोगा ऑर्बिट बस कांड के पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा जो नौकरी देने का वादा किया गया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी मोगा ऑर्बिट बस कांड के पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा जो नौकरी देने का वादा किया गया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिक्र योग्य यह है कि इस कांड में बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने लड़की और उसकी मां को चलती बस से नीचे फेंक दिया था, जिससे 14 साल की अस्मिता की मौत हो गई थी और उसकी मां सिंदर कौर गंभीर रूप से घायल हुई थी। सरकार ने इस हादसे में अस्मिता की मां बाप को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर इस कांड की जांच घटिया टीम द्वारा की जा रही है और सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए पिछले दिनों रिटायर्ड जस्टिस BK बाली भी पहुंचे थे। वहीं आज अस्मिता के पिता सुखदेव ने बताया कि उन्होंने पेशी के लिए बयान देने चंडीगढ़ जाना था, लेकिन अस्मिता की माता बीमार होने के कारण जा नहीं सका। हमने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया था और जब वह ठीक हो जाएगी तब हम अपने बयान लिखाने के लिए जाएंगे। पहले हमारे किसी के भी बयान नहीं हुए। मेरी पत्नी सिंदर कौर के बयान होने हैं, वह अभी ठीक नहीं है। हमने तो जो आरोपी की जो सजा बनती है वो दिलानी है। हमें तो किसी भी तरह की कोई दरखास्त नहीं देनी। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि जब सिंदर कौर ठीक होगी उसके बयान दर्ज कराएंगे। मुझे नौकरी देने का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक मुझे और ना ही मेरी पत्नी को कोई सरकारी नौकरी मिली है। सरकार की ओर से हम मुआवजे के पैसे 24 लाख रुपए मिल गया है, लेकिन हमें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਸਜ਼ਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਜੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ। ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ? ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਨਾ। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ? 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ 12ਵੀਂ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਜੇ तक कोई ड्यूटी नहीं मैंने मिली। मोगा से विपिन ओकारा की। मुक्तसर साहिब में देर शाम एक ट्रक ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मुक्तसर साहिब में आज एक ट्रक ने चलते स्कूटर सवार को कुचल डाला। घटना करीब 5:30 बजे मुक्तसर साहिब जलालाबाद सड़क पर हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार चालक को कुचल दिया, जिससे स्कूटर सवार बलजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक तेज रफ्तार में था, जलालाबाद की तरफ से आ रहा था और स्कूटर सवार बलजीत सिंह अपने गांव
बधाई को वापस जा रहा था। उसके साथ उसका बेटा भी था, जो इस टक्कर में सड़क की दूसरी ओर जा गिरा, जिसे कुछ भी नहीं हुआ। ट्रक इतनी तेज रफ्तार में था कि स्कूटर को काफी दूर तक धकेला। ट्रक के पिछले टायर के नीचे आने से बलजीत सिंह की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस पर्चा दे रहे हैं गुरमीत सिंह ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਕੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ 304 279 427 ਆਈਪੀਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਮੂਹਰੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਖੜਦਿਆਂ ਉਤਰ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀ ਟਰੱਕ? ਵਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਸੀ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਧੱਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠਲਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 45-46 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ट्रक वाले इंडिकेटर कोई नहीं सर छड्या नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं। मुख्तसर साहिब से तस्लीम जूड़ी की। अमृतसर में क्रिसमस का त्योहार अमृतसर जेल सुपरिटेंडेंट की ओर से जेल परिसर में मनाया गया। प्रदीप कुमार सामंतराय, डाइस ऑफ अमृतसर और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की ओर से सबको क्रिसमस के लिए बधाई देना चाहता हूं। आज सारे विश्व के लोग क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस वो पर्व होता है जिसमें कि हम पिता परमेश्वर का जो प्यार इस दुनिया के लिए, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर को अपना बेटा यीशु मसीह को देना पड़ा एक तोहफे के हिसाब से दुनिया को, ताकि लोगों का उद्धार हो, लोगों को शांति मिले और न्याय मिले। तो ये जो बात उसको हम मना रहे हैं। और आज के जो संदर्भ में ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारे विश्व में एक अशांत एक सिचुएशन हो गया है, जहाँ की लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और भिन्न रिलीजियस कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और टेररिज्म है, एग्रेशन है, वायलेंस है हमारे देश में। जैसे हम जानते हैं कि जो महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है, प्रदूषण है। सो ये बहुत एक पैथेटिक सिचुएशन में हम आ चुके हैं, जबकि खुदा ये इस दुनिया की सृष्टि की, इस दुनिया की रचना की और उसको सुंदर बनाया, मगर हम आप में हमारे जैसे इंसान ने इसको ऐसे असुंदर बना दिया है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो खुदा की जो सृष्टि है उसको हम फिर से सुंदर बनाएं, एक दूसरे को प्यार करें। और हम किसी भी रिलीजियन को बिलोंग करते हैं, हमारे रिलीजियंस हमें जरूर शिक्षा देते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आज दुनिया में हमारे देश में पॉवर्टी है, गरीबी है, मगर ये वेल्थ की गरीबी इतना सीरियस नहीं है जो पॉवर्टी ऑफ लव है, कि आज हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर पा रहे हैं। तो खुदा का प्यार हमारे दिल में है, तो मैं सोचता हूं कि उस प्यार को हम दिल में हम कंटेन करके नहीं रख सकते हैं, और उस प्यार को हमें दूसरों के बीच में बांटना ही है और दूसरों के लिए कुछ करना है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। तो ये भी हमारा फर्ज बनता है कि हम भी एक दूसरे की सेवा करें। जो आज पीड़ित हैं, जो दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, हम उनकी सेवा करें। और खासकर
जिनको न्याय नहीं मिले उनको हम न्याय दिलाएं। और जो हमारा परिवेश है जिसमें कि प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है, उसके लिए हम जरूर, ये नहीं कि सिर्फ फ्यूचर जनरेशन के लिए, इवन प्रेजेंट जनरेशन के लिए हम जरूर कुछ करें। और इसलिए डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से ये सबको आह्वान किया गया है कि हम ग्रीन क्रिसमस मनाएं, ऐसी कुछ वस्तुओं का हम इस्तेमाल ना करें जिससे कि एनवायरनमेंट के लिए वो हानिकारक है, जैसे कि प्लास्टिक हो, थर्माकोल हो, और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजें हैं उनको इस्तेमाल करें। और जो चर्च कंपाउंड है घर में, कहाँ एक पेड़ भी लगाने के लिए कोई जगह हो तो हम एक पेड़ लगा दें, तो एक ग्रीन एनवायरनमेंट हो, ताकि सिर्फ हार्मनी सिर्फ इंसानों के बीच में नहीं मगर इंसान और नेचर के बीच में भी हार्मनी हो। यही मैं सोचता हूं कि इस क्रिसमस के लिए सबके लिए संदेश है। स्वच्छता के बिना किसी भी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिए चाहे राजनीति हो या फिर समाज या फिर क्षेत्र, सभी जगह पर सफाई होना आवश्यक हो जाता है। यह बात दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रहलाद पटेल ने कही। स्वच्छता के बिना किसी भी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिए चाहे राजनीति हो या फिर समाज या फिर क्षेत्र, सभी जगह पर सफाई होना आवश्यक हो जाता है। यह बात दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रहलाद पटेल ने कही। वहीं स्थानीय बेलाताला में प्रातः निर्धन समय पर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर साफ सफाई वाले लिए गए संकल्प को पूरा करने की दिशा में लगे हुए थे। इनका कहना है कि संकल्प में विकल्प नहीं होता है, इसलिए अपने कार्य को जैसे में पूर्ण करने के लिए आगे आता हूं। समाज के प्रत्येक वर्ग को, व्यक्ति को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। वह कम से कम अपने आसपास के वातावरण एवं क्षेत्र को स्वस्थ बनाने में योगदान दे तो बहुत ही अच्छा होगा। दमोह से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वैष्णव की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।